हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपका ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे ये इसमें एमसीक्यू है 75 जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो मैं आपको एक इसमें रिकैप दिखा देता हूँ। ये रहा, इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम करेंगे। 24 फरवरी 2022 के पेपर में जो हमारे आए थे वो हम क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे नंबर 1 पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। एक मशीन की मूल लागत 11,20,000 कितनी है? 11,20,000 रुपए। एक मशीन की जो मूल लागत है 11,20,000 रुपए है। इसका निस्तारण मूल्य मतलब जो इसकी हमारी सैलवेज वैल्यू, निस्तारण मूल्य को बोलते हैं सैलवेज वैल्यू 1,20,000। इसका उपयोगी जीवन वर्ष 5 वर्ष था। सीधी रेखा पद्धति के अनुसार वार्षिक मूल्य ह्रास पद्धति क्या है? 11,20,000 रुपए इसकी लागत है, सैलवेज वैल्यू 1,20,000 है, 5 वर्ष इसका जीवन काल है। SLM सीधी रेखा पद्धति से हमें कैलकुलेट करना है मूल्य ह्रास क्या होगा। तो सबसे नंबर 1 11,20,000 मूल लागत, सैलवेज वैल्यू 1,20,000, 5 वर्ष के लिए है। तो हमने इसकी गणना करी। गणना कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन, सैलवेज वैल्यू, लाइफ ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी 11,20,000, सैलवेज वैल्यू 1,20,000, लाइफ ऑफ मशीन हमारी 5 साल। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 लाख रुपए, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2 लाख रुपया, ये वाला। नेक्स्ट, बैंक समाधान विवरण के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा बैंक समाधान विवरण का क्वेश्चन आ गया। इसमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट का अर्थ डेबिट बैलेंस है। जो रोकड़ वही के अनुसार है, जो रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट का अर्थ डेबिट बैलेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। बैंक इनमें से पूछा है कौन सा कथन सही है। बैंक समाधान विवरण के लिए ट्रायल बैलेंस दस्तावेज आवश्यक है। फिर एक ही तारीख को जमा और समावेशित किए गए चेक को बैंक को नगद बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ही तारीख को जमा और समाशोधित किए गए चेक को बैंक और नगद बैलेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारे ये वाला गलत, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला हमारा ठीक है, क्योंकि इसने क्या पूछा? कथन सही है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल असोध्य देनदारों पर ही छूट का प्रावधान किया जाता है। छूट का प्रावधान केवल अच्छे देनदारों पर किया जाता है। छूट का प्रावधान संपूर्ण व्यापार प्राप्तियों पर किया जाता है। छूट का प्रावधान केवल संदिग्ध देनदारों पर किया जाता है। सबसे नंबर 1 यहाँ पर आते हैं हम। फिर इसका देखो, ये पढ़ते हैं क्या इनने। निम्न में कौन सा कथन सही है? देनदारों पर छूट का प्रावधान देनदारों को दी गई छूट के कारण होने वाले नुकसान को समायोजित करने के लिए आरक्षित राशि को दर्शाता है। व्यवसाय अपने ग्राहक से तेजी से भुगतान के लिए उन ग्राहकों को छूट प्रदान करता है जो ऋण परिपक्वता से पहले भुगतान करते हैं। अतः छूट का प्रावधान केवल अच्छे देनदारों पर ही किया जाता है। तो आंसर आपका ये बी, छूट का प्रावधान केवल अच्छे देनदारों पर ही किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारे और सारे गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। 129 का माल का प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए लेकिन शाखा को अंतिम तिथि तक 50,000 रुपये माल प्राप्त हुआ। ये ब्रांच है। 10,000 का माल प्रारंभ के लिए शाखा की पुस्तक जनवरी प्रविष्टि कीजिए। 60,000 का माल प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया। कितने का? 60,000 का माल प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा गया, लेकिन शाखा को अंतिम तिथि तक केवल कितने का प्राप्त हुआ? 50,000 का माल प्राप्त हुआ। 10,000 के माल पुनः के लिए शाखा को पुस्तक में जनरल प्रविष्टि क्या करनी है? तो सबसे नंबर 1 हमारी यहाँ पर आते हैं। उपरोक्त के लिए जनरल प्रविष्टि गुड्स इन ट्रांजिट 10,000 हेड ऑफिस, मतलब जितना पहुंच गया उसकी निकलनी, जो बाकी बचा है 10,000 की। तो यहाँ पर भी हम पिछान सकते हैं यदि तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट और टू हेड ऑफिस 10,000। कुल 60,000 रुपया माल शाखा तक पहुंचना बाकी का। 10,000 का माल अभी प्रारंभ में, इसलिए गुड्स इन ट्रांजिट को डेबिट किया जाएगा। प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए, इसलिए प्रधान कार्यालय को क्रेडिट किया जाएगा। तो किन्ने क्या पूछा? ये वाला 10 में माल का परागमन, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट वाली एंट्री पूछ रहा है, वही हमने इसकी कर दी। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन। निर्दिष्ट राशि से कम अर्थात से कम वाली धोखाधड़ी के मामले में लेखा परीक्षक कंपनी, ये हमारा, ये देखें आप आ जाए,
ऑडिट से रिलेटिव क्वेश्चन आ गया। तो आपके इसके अंदर मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे। अकाउंट, टैक्स, ऑडिट। निर्दिष्ट राशि से कम अर्थात से कम वाली धोखाधड़ी के मामले में लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के तहत गठित लेखा परीक्षण समिति को मामले की रिपोर्ट करेगा। तो आंसर है बी, 1 करोड़। अब 1 करोड़ कैसा है? निर्दिष्ट राशि के कम अर्थात 1 करोड़ से कम वाली धोखाधड़ी के मामले में लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के तहत तथा गठित लेखा परीक्षण समिति के मामले में रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं, बैंक समाधान विवरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बैंक समाधान विवरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बैंक समाधान में पासबुक का एक भाग है। बैंक शुल्क बैंक पासबुक के अनुसार डेबिट बैलेंस बढ़ाते हैं। बैंक पासबुक का बैंक स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है। बैंक पासबुक को बैंक स्टेटमेंट के रूप में भी जाना। इन्होंने क्या पूछा? सबसे नंबर 1 कौन सा गलत है? बैंक समाधान विवरण पासबुक का एक पार्ट है। बैंक समाधान विवरण पासबुक का एक पार्ट है क्या? दूसरे बात है बैंक शुल्क बैंक शुल्क जो है बैंक पासबुक के अनुसार डेबिट बैलेंस बढ़ाते हैं। हाँ, ये ठीक है। बैंक पासबुक को बैंक स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है, भी ठीक है। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस निकासी की तुलना में जमा की अधिकता को दर्शाता है, भी ठीक है। आंसर है हमारा ए, ये वाला गलत है। ये वाले हमारे सारे सही हैं। तो गलत के लिए रोंग का। और इनने पूछा क्या? हमसे गलत ही पूछा है, तो हमने पढ़ लिया था अब इसके बारे में। बैंक समाधान विवरण के संबंध में कथन ए बैंक समाधान में पासबुक का एक भाग है, गलत है। बैंक समाधान विवरण रोकड़ वही के शेष और पासबुक के शेष को मिलान करने के लिए बनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक ऐसे मुकदमे का बचाव करने के लिए वकील की फीस के रूप में खर्च की गई राशि जिसमें दावा है कि फर्म की फैक्ट्री साइट वादी की भूमि से संबंधित है, जो पूंजीगत व्यय माना जाता है। संपत्ति हासिल करने के लिए चुकाई गई ₹10,000 कानूनी फीस को पूंजीगत व्यय माना जाता है। काम के खर्च को काम करने के लिए खर्च में की गई राशि को राजस्व व्यय माना जाता है। खरीदी गई पुरानी मशीन के रुपए में 10,000 को ओवर हीलिंग व्यय को राजस्व माना जाता है। सबसे नंबर 1 इसमें क्या है? कौन सा कथन सही है? तो हमारा बी है सही। अब बी देख लेते हैं क्यों सही है। पूंजीगत व्यय के आशय ऐसे व्यय से है जो व्यवसाय के लिए स्थायी संपत्ति मूर्त हो अथवा अमूर्त प्राप्त करने, खरीदने, बनाने, प्रयोग के लिए विस्तार वृद्धि करने के लिए, लाभ अर्जन क्षमता में वृद्धि करने हेतु पूंजी प्राप्त करने आदि के उद्देश्य से किए जाते हैं। अतः संपत्ति हासिल करने के लिए चुकाई गई 10,000 रुपए की कानूनी फीस को पूंजीगत व्यय माना जाता है। यह कथन सत्य है। तो हमारा आंसर हो गया बी। संपत्ति हासिल करने के लिए चुकाई गई 10,000 रुपए कानूनी फीस को पूंजीगत व्यय माना जाएगा। नेक्स्ट 132 हमने कर लिया। 133 निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ए के प्रावधान है कि अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की कुल राशि से कम होने पर कटौती की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर है हमारा इसका डी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 19 आई में प्रावधान है कि अचल संपत्ति हस्तांतरण के लिए प्रतिफल की कुल राशि 50 लाख रुपए से कम होने पर स्रोत पर भी कटौती की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर डी। 134 निम्नलिखित में किन पहलुओं को एक ऑडिट में शामिल किया जाता है? लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की एक परीक्षा, लेन देन की प्रमाणिकता और वैधानिक संविधा, अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ वित्तीय मदों की तुलना, शीर्षक अस्तित्व और संपत्ति मूल्य का सत्यापन। बी। इसमें आप मैक्सिमम देखेंगे। देखो मैं ये चीज तो नहीं कहता कि हर बार होता है, लेकिन मैक्सिमम जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके 1, 2, 3, 4 ज्यादातर मिलेंगे। आप पढ़ लेते हैं क्यों। एक ऑडिट में शीर्षक अस्तित्व और संपत्ति मूल्य का सत्यापन, लेखांकन अतिरिक्त नियंत्रण की प्रणाली की परीक्षा, लेन देन के प्रमाणिकता और विधा सत्यापन तथा अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ वित्तीय मदों की तुलना आदि शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? वेतन शीर्षक के तहत आय संबंधी प्रावधानों के अनुसार वेतन या तो देय आधार पर या प्राप्ति के आधार पर जो भी बाद में हो कर योग्य है। दूसरा, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मद के तहत आय से संबंधित वेतन देय आधार प्राप्ति आधार के तो भी पहले हो कर योग्य है। वेतन मद के अंतर्गत आय से संबंधित प्रावधानों के अनुसार वेतन पर हमेशा प्राप्ति के आधार पर कर लगता है। वेतन मद के अंतर्गत आय से संबंधित प्रावधान के अनुसार वेतन पर हमेशा देय आधार पर कर लगता है। आंसर आपका बी। इसके अंदर इनमें से पूछा सही। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों को वेतन मद के तहत आय से संबंधित मदों वेतन आधार या प्राप्ति के आधार पर भी पहले हो कर योग्य है। तो आंसर ये पढ़ लेते हम।
आयकर अधिनियम 1915 के अनुसार वेतन आय के समय प्रावधान अधिकार निर्धारित किया था। धारा 15 के अनुसार वेतन या तो देय आधार पर या प्राप्ति आधार पर जो भी पहले प्रयुक्त हो उसके लिए कर प्राप्य है। नेक्स्ट, आय और व्यय खाते के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है? दोनों नगद मदों और गैर नगद मदों जैसे मूल्य ह्रास को ध्यान में रखा जाता है। इनमें से क्या पूछा इन्होंने? आय और व्यय। आय और व्यय मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटिव पूछ रहा है, तो हमें उसका रूल याद होना चाहिए कि दोनों नगद मदों और गैर नगद मदों जैसे मूल्य ह्रास को ध्यान में रखा जाता है। इनमें से कौन सा गलत पूछ रहा है वो चीज? उस अवधि के अधिशेष या घाटे का पता लगने के लिए लेखांकन अवधि के अंत में तैयार किया गया राजस्व खाता है। यदि पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय शामिल है, यदि नहीं सभी, तो इसमें वो शामिल नहीं होते। चौथा पॉइंट है, यह संबंधित अवधि के राजस्व के साथ खर्चों को मिलान करके तैयार किया था। एक आय और व्यय खाते को किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए किसी गैर व्यापारिक संगठन द्वारा अर्जित प्रत्येक आय और व्यय का एक विस्तृत सारांश माना जाता है। इसे उपार्जन की अवधारणा के आधार पर तैयार किया जाता है। आय और व्यय एक नाम मात्र खाता है। ये पूंजी को राजस्व से अलग करता है और केवल राजस्व को ध्यान में रखते हुए ये खाते प्रमुख रूप से वर्तमान आय और व्यय दोनों को ध्यान में रखकर गैर संगठन के उद्देश्य से कार्य किया है। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी आय और व्यय खाते के संबंध में गलत है। नेक्स्ट आते हैं, यदि रोकड़ वही के अनुसार, आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, हम करते हैं इसमें अभी। यदि रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट शुरुआती बिंदु है तो 5,000 रुपए चेक में जमा किए लेकिन रोकड़ वही में दर्ज नहीं हुआ। इन्होंने क्या कहा, दोबारा पढ़ी। यदि रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट शुरुआती बिंदु में 5,000 रुपए चेक बैंक में जमा किए गए लेकिन रोकड़ वही में दर्ज नहीं हुए। सबसे नंबर 1, इन्होंने क्या कहा, रोकड़ वही का ओवरड्राफ्ट है, 5,000 के चेक बैंक में जमा किए गए। मतलब हमने क्या करा, हमने अपना अकाउंट घटा लिया, मतलब ओवरड्राफ्ट का घटा लिया। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, जो हमने क्या है घटाया, देखो डिडक्टेड 5,000 रुपए इन कटौती, चेक बुक में जमा किए लेकिन रोकड़ वही में दर्ज नहीं होंगे। देखो डिडक्टेड कटौती, डिडक्टेड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब इसकी डेफिनेशन। ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन होता है, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, जो पहले क्लास मैंने आपकी डाली थी इसके अंदर बीआरएस के उसमें बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। तो अगर आप वहाँ पे पूरी वीडियो देखते हैं तो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन बीआरएस से रिलेटिव मिल जाएगी। फाइनल अकाउंट से रिलेटिव, मतलब 2-3 जो हमारी क्लासेस डल चुके हैं उसमें आप देख सकते हो, उसके रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। एक प्रकार का लोन होता है। रोकड़ वही के अनुसार ओवरड्राफ्ट का अर्थ है कि राशि अधिक आहरित की गई। 5,000 रुपए का चेक बैंक में जमा किया गया लेकिन रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि रोकड़ वही का शेष अधिक ओवरड्राफ्ट शेष दिखाता है। उपरोक्त परिस्थिति में 5,000 रुपए को रोकड़ वही क्रेडिट शेष से घटाया जाएगा, क्योंकि बैंक समाधान विवरण रोकड़ वही ओवरड्राफ्ट के साथ शुरू हो रही है। अतः रोकड़ वही और पासबुक के मिलान के लिए 5,000 रुपए घटाया जाएगा। नेक्स्ट, विनिमय पत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? जो विनिमय पत्र है उसमें कौन सा कथन सही है? बिल में भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश होता है। बिल का भुगतान स्वीकर्ता द्वारा किया जाता है। सबसे नंबर 1, इनमें कौन सा पूछा, कौन सा कथन सही है? अब बिल कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर मेक अ पेमेंट। बिल में भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश होता है। बिल का भुगतान स्वीकर्ता द्वारा किया जाता है। बिल लेनदार तैयार किया जाता है, ये तो ठीक है। फिर ये अनादर की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए, तो आपका नंबर 1 ये आता है। आपके चारों ही ऑप्शन ठीक है कि बिल का भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश मतलब शर्त रहित बिल का भुगतान स्वीकर्ता द्वारा किया जाता है। स्वीकर्ता मतलब एक्सेप्टर द्वारा, उसके द्वारा किया जाता है। और बिल लेनदार द्वारा तैयार किया जाता है, भी ठीक है। विनिमय पत्र में अनादर की सूचना अवश्य देनी चाहिए। अब आते हैं पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 5 में विनिमय पत्र परिभाषित किया गया। धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र एक लिखित लेखन पत्र है जिसमें लेखक अपने हस्ताक्षर करता है तथा व्यक्ति को बिना शर्त आदेश देता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष को उसमें लिखित भुगतान कर दे। अन्य शब्दों में विनिमय पत्र वह लिखित आदेश होता है जिसके देनदार डेटर लेनदार एक निश्चित धनराशि स्वयं उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को भाग को भुगतान करने के आगे देता है। अतः दिए गए कथनों में सभी कथन विनिमय पत्र के सत्य हैं। 139 आते हैं। विनिमय पत्र के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? जो विनिमय पत्र है उसके संबंध में कौन सी विशेषता सही है? तो 4 आते हैं। ये लिखित रूप में होना चाहिए, ओके, ये भी ठीक है। ये दिनांकित होना चाहिए, ये भी ठीक है। इसमें निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश होना चाहिए, ये भी ठीक है। भुगतान करने का वचन बिना शर्त होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो हमारे चारों ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। विनिमय पत्र की विशेषता निम्नलिखित है। विनिमय पत्र लिखित रूप में भुगतान का एक आदेश है। विनिमय पत्र में एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश होना चाहिए। इसमें निर्माता यानी पत्र के आर्ता तथा लेनदार द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जाता है। यह निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति यानी अदाकर्ता में जारी किया जाता है। मूल्य का एक साधन बनाने के अदाकर्ता को उसे स्वीकार करना होता है। इसमें भुगतान करने का वचन बिना शर्त होना चाहिए।
यह दिनांकित तथा लिखित रूप में होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शाखा खाते या तो शाखा में या प्रावधान कार्यालय में तैयार किए जा सकते हैं। विभागीय खाते केवल एक ही स्थान पर तैयार किए जाते हैं और चूंकि प्रत्येक शाखा के संबंध में व्यय की पहचान की जा सकती है, विभाजन की समस्या कभी उत्पन्न नहीं होती। नेक्स्ट, सामान्य खर्चों को संबंधित विभागों के बीच ऐसे समापन आधार पर वितरित किया जाता है जैसे उपयुक्त माना जाता है। तो हमारे इसमें आंसर आपके आते हैं चारों। चारों ठीक है। अब इसका हम वो पढ़ लेते हैं कि भाई इसमें करक्स क्या है आपका। शाखा लेखा एक लेखांकन प्रणाली जिसमें प्रत्येक शाखा के लिए अलग अलग खाते बनाए जाते हैं। प्रत्येक शाखाओं को भौगोलिक स्थिति के अनुरूप विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग के लाभ और लागत केंद्र होते हैं। इस लेखा प्रणाली में प्रत्येक शाखा के लिए तलपट आर्थिक चिट्ठा और लाभ और हानि खाता बनाया जाता है। शाखा खाते या तो शाखा में या प्रावधान कार्यालय में तैयार किया जा सकता है। इसमें सामान्य खर्चों को संबंधित विभागों के बीच ऐसी समापन आधार पर वितरित किया जाता है जैसे जिसे उपयुक्त माना जाता है। अतः दिए गए सभी कथन शाखा लेखा के संबंध में सत्य हैं। सारे कथन हमारे क्या है? सत्य हैं। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। इसके अंदर हमने 140 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो जो आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे दोस्तों, तो आप इसे करना ना भूलें। जो इसका रिवीजन जो करें, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।